32 लोग की फर्जी भर्ती हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और जनहित में बात होगी फर्जीवाड़े पर एक्शन की। बत्तीस लोग की फर्जी भर्ती हुई। यूपी में सरकारी नौकरी में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC ने 2016 में आयोजित ऑडिटर परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयनित 28 सहायक लेखकारों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी ने परीक्षा में शैक्षिक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की थी, जिसे बाद में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उजागर किया गया। मामले की जांच में पाया गया कि इन अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों में फेरबदल कर फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था। विशेष रूप से कुछ अभ्यर्थियों ने O लेवल का फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसके आधार पर उनका चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ महानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। यूपी SSSC ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। आयोग ने बताया कि शैक्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को और कड़ा किया जाएगा ताकि भविष्य में से फर्जीवाड़े को रोका जा सके। यह मामला सरकार के लिए एक चेतावनी साबित हो सकता है कि इस तरह के कुछ लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए नियमों को उल्लंघन करते हैं। अब की कार्रवाई से साफ हो गया है कि अब किसी भी तरह की फर्जी दस्तावेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज ने कुछ अभ्यर्थियों से बात की। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। 32 लोग की फर्जी भर्ती हुई, जिसकी फर्जी दस्तावेज थे। उनको पदों पे नौकरी मिल गई है, जिसमें FIR पंजीकृत हुई है और FIR में सत्य घटना पाई गई है, जिसमें 32 लोग। अब बताइए, हम लोग स्टूडेंट हैं, UPSC UPSI सबकी प्रिपरेशन करते हैं। कुछ हमारे मित्र जो PCHJ की प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में जिनके फर्जी दस्तावेज है, कुछ पैसे के कारण बस उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और यहाँ नया जो युवा है, जो प्रैक्टिस करता है, नहीं भी करता है, तैयारी करता है, उसको नौकरी का कहीं दूर नामो निशान नहीं। ये सुनने में आया था कि 2016 में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। हम लोग भी तैयारी करते हैं UPSC अन्य एग्जामों की, लेकिन सुनने में आता है कि ये काफी हद तक ये जो फर्जीवाड़ा हो जाता है, जिससे सही स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता है। ये काफी गलत है और जो भी इसमें FIR हो उसके खिलाफ जांच होकर मुकदमा पंजीकृत। भविष्य में स्टूडेंट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा खतरा हो रहा है। जिस तरह से स्टूडेंट्स जो है अपनी कई परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, किसी तरह से मेहनत करते हैं, रात रात जाग कर पढ़ाई करते हैं, और इसमें फर्जीवाड़े तरीके से जो है 32 लोग ऑडिटर पद पर चयनित हो रहे हैं। इस वजह से जो है स्टूडेंट्स का फ्यूचर अंधकार की ओर बढ़ रहा है। क्या होना चाहिए? इस तरह से अब सरकार को इस पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए। जिस भी तरह से फर्जी तरीके से ये जो 32 पद पर चयनित हो रहे हैं लोग, फर्जीवाड़े को ख़त्म करना चाहिए और स्टूडेंट्स के उद्धार के लिए एक नई योजना बनानी चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए स्टूडेंट सिर से लेकर पैर तक परीक्षा देने की तैयारी करता है। 2016 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक लेखाकार की भर्तियां निकाली गईं। इस भर्ती में लगभग 32 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर पदों पर अपना चयन कराया। लखनऊ के कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और इस परीक्षा को लेकर 32 स्टूडेंट्स के ऊपर सत्यापन की कार्रवाई करी गई, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स के नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया। वहीं 28 स्टूडेंट्स पर कार्रवाई लगातार जारी रही। 28 का भी अब लखनऊ में डिसीजन आ चुका है और उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर अपनी इस जॉब को पाया था, इसकी भी पुष्टि हो गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि आए दिन स्टूडेंट्स के सामने परीक्षा लीक और फर्जीवाड़े जैसी खबरें सामने आती हैं और उनका भविष्य अधर में पड़ जाता है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारिका गुप्ता, अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से, आनंद राय सपा नेता, प्रदीप सारंग सोशल एक्टिविस्ट और श्याम सलोने वरिष्ठ नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी के पास ही चलेंगे। श्याम सलोनी, अगर बात की जाए तो एक
बड़ा मामला था 2016 की भर्ती, लगभग 8 सालों बाद एक्शन में आई सरकार। इतने दिन तक फर्जी तरीके से नौकरी करते रहे। नमस्कार विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। विशाल, देखिए विशाल जी, उस समय सरकार थी अखिलेश यादव जी की। अपनी बात को पूरा करें। आपकी आवाज कट रही है सर। श्याम जी अपनी मेरी बात को आवाज पूरा आपको करें। प्रॉपर आ रही बिल्कुल, है? हाँ आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। देखिए विशाल जी, सरकार थी अखिलेश यादव जी की, और अखिलेश यादव जी का एक रिकॉर्ड है, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों के लिए सदैव उनकी दोनों बाएं हाथ खुले रहते थे। अभ्यर्थियों के भविष्य से कितना खिलवाड़ किया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आदरणीय स्वर्गीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी उनके लिए यहां तक कर दिया था कि नकल अलाउ कर दी थी, इस पर केंद्र चालू कर दिए थे। मतलब उनको केवल वोट चाहिए था, आपका भविष्य बिगड़ जाए, आपका जो भी होना हो जाए, प्रदेश का जो भी बंटाधार होना हो जाए, लेकिन उनको वोट मिलना चाहिए युवाओं का। वो युवाओं को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे कि हम आपको लैपटॉप बांट रहे हैं, हम आपको केंद्र की छूट दे रहे हैं, हम आपको नकल की छूट दे रहे हैं। यही जब सरकार बदली और आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार जब आई, नकल अध्यादेश लाया गया, और सख्ती से राजनाथ सिंह जी ने जब उन छात्रों के लिए सख्ती कर दी कि नहीं, आप भविष्य हो देश की, युवा देश के भविष्य होता है और नकल नहीं चलेगी। कई स्टूडेंट फेल हुए थे और सरकार भी उस पर चली गई थी। 8 साल लग गए, 8 साल लग गए आप लोग को सत्यापन कराने में। सर लालच मिल गया था सर, समय लग जाता है। इन चोरों की इतनी चोरियां हैं साहब, इनकी 20 साल की चोरियां हैं। 4 बार के सांसद रहेंगे, मंत्रिमंडल बने उत्तर प्रदेश में 4 बार। 20 साल के कार्यकाल है, 20 साल के कार्यकाल में कितनी इन्होंने घपले किए हैं, वो धीमे धीमे खुलेंगे। अखिलेश जी तो जानते थे, इतने घपले किए हैं कि जाते जाते उनको मालूम थी, पूर्वाभ्यास इनको हो जाता था कि अब हम नहीं आने वाले हैं। जाते जाते वो अपने निवास से टोटी ले गए, नल ले गए, फर्श के टाइल्स ले गए, और जब पूज्य महाराज जी वहां पर आए, उन्होंने जब उसकी मरम्मत कराई, जल छिड़काव का विधिवत उद्घाटन किया, तो कहते हैं कि ये देखिए ये नफरत करते हैं। फिर उन्होंने नफरत की राजनीति शुरू कर दी, जातियों में बांट दिया देश को। तो ये सत्ता के लोभी लालची आदमी, इनका इतिहास रहा है साहब, दुनिया जानती है कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचारी लोग हैं। देश से प्रदेश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपने परिवारवादी लोग, अपने परिवार की सेवा करने के श्याम लिए, जी, वो तो श्याम योगी जी आदित्यनाथ आप लोगों ने जैसे एक्शन मुख्यमंत्री किया, आपकी हैं। सरकार को 8 साल लग गए, इसका जवाब तो दीजिए। सर इसमें टोटी आप ले आए, टाइल्स ले आए। भैया आप अगर वो 16 में भर्ती हुए, 16 में परीक्षा हुई, 17 में रिजल्ट आया, 17 में रिजल्ट इनका आया था, इनकी भर्ती हो गई थी क्योंकि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश पूरे गड्ढे में था साहब। मैं वही तो बता रहा हूं, इनके कारनामे खुल रहे हैं, अभी तो और खुलेंगे, अभी तो और इनके खुलेंगे। इन्होंने कितने घपले किए हैं, कितना करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अभ्यर्थियों से और लोगों से कमाया है 2 नंबर में। अभी तो कई लोग निकले जो पीडब्ल्यूडी विभाग में इन्होंने लगाए थे, जब इनके पूज्य चाचा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस समय कितने घपले हुए, पुलिस में इन्होंने कितने घपले किए थे। ये सब धीमे धीमे निकल के आएंगे, क्योंकि प्रदेश में और भी तमाम इतनी समस्याएं थी, उनको पूरा करने में समय लगता है। आपके सामने आ रहा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी घपला नहीं होगा। हमारी कई परीक्षा रद्द हुई, क्यों हुई? क्योंकि उनमें हमने घपला नहीं होने दिया। इनकी मानसिकता के कई लोग थे, रद्द हो सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं होने देंगे, छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज ये आई है, 8 साल बाद आई, समय लगा, प्रक्रिया है, लेकिन ईमानदारी का काम होगा, जो जेन्युइन होगा वही सामने आएगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनके कई कारनामे खुलेंगे। 2027 आते आते आप देखिएगा, अभी तो उनके कई चिट्ठे, काले चिट्ठे खुलेंगे। कितना उन्होंने काला धन अर्जित किया है वो भी सामने आएगा। आप ही कहोगे कि इसमें 10 साल क्यों लगी, समय लग रहा है, लेकिन एक एक चीज का हिसाब हो जाएगा। जो काले कारनामे इन्होंने किए हैं, जाते जाते जिस तरह से नल और टोटी खोल के ले गए, ऐसा क्या था उसमें, ये जनता भूली नहीं है। उसके बाद में ये देश और प्रदेश को गुमराह करते हैं, पार्टी में जातियों बांट करके
जब इनको लगा कि अब इनके पास कुछ नहीं आने वाला है, तो इन्होंने सनातन धर्मियों को बांट दिया कि केवल बांटने की राजनीति करते हैं, चोरी की राजनीति करते हैं। वो सब पकड़ में आता जा रहा है, पकड़ में चलिए आएगा। ठीक ठीक आऊंगा अभी समय लग रहा है, सपा के समय लग रहा है। प्रवक्ता जब हमसे जुड़ेंगे तब आपके पास आऊंगा। सबसे पहले तो मैं चलूंगा जहाँ अनिकेत तिवारी में संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनिकेत, एक तो ये तो बड़ा एक्शन है, सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, मतलब FIR दर्ज कराई गई है। 8 साल बाद एक लेटर आता है और लगभग 28 से 32 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है। और बहुत छोटी डिग्री होती है, O लेवल डिग्री, मतलब पढ़ाई को उससे O लेवल की डिग्री CCC और O लेवल लगभग सभी परीक्षाओं में अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि यही 32 लोग होंगे, अभी जांच कराई जाए तो ना जाने कितने लोग होंगे जो SSC और O लेवल का फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपनी नौकरी पाए होंगे। तो इसका मुझे लगता है एक रूटीन चेकअप करा दें सबका कि भाई हाँ SSC O लेवल अपने सर्टिफिकेट लाइए, उनका एक बार मिलान कर लिया जाए, किस इंस्टीट्यूट से किया, उसकी मान्यता कब खत्म हुई, क्या हुआ है। अनिकेत, देखिए विशाल, अगर बात की जाए सहायक लेखा परीक्षा की तो 2016 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी और 842 अभ्यर्थी विशाल चयनित हुए थे। और 2016 से आते आते अब 2025 आ चुका है और अब जाकर महानगर थाने में FIR दर्ज होती है, जिसमें ये पाया जाता है कि 32 ऐसे अभ्यर्थी हैं विशाल जिन्होंने O लेवल का सर्टिफिकेट था फर्जी लगाया था। यानी कि सवाल विशाल लगातार ये खड़ा होता है कि तमाम जो ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में आती हैं उनमें लगातार ऐसे घोटाले घपले कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं प्रदेश में, लेकिन अधिकारी वही रहते हैं, चाहे वो भर्ती बोर्ड के हों या फिर चयनित करने वाली प्रक्रिया हो, प्रक्रिया भी सेम रहती है, अधिकारी वो सेम रहते हैं। आखिर सत्यापन करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो दस्तावेजों का अभिलेखों का सत्यापन करते हैं, वो आखिर क्यों चूक करते हैं। और जैसा कि अभी पूर्व में अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि इस सरकार में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, लिहाजा जो भर्तियां उनको निरस्त कर दिया जा रहा है। इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है विशाल, क्योंकि जो भर्तियां निकाली जाती, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म 400-500 रुपये का आता है, बड़ी दूर से परीक्षा देने आते हैं और पैसा भी खर्च होता है, उसके बाद परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो ये कह देने से बात नहीं चल पाएगी कि इस सरकार में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, भर्तियां निरस्त हो रही हैं। सवाल लगातार कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर खड़ा होता नजर आता रहा है, पहले से सरकारों से लेकर अब तक भी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की विशाल, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में चाहे पुलिस भर्ती की अगर बात कर ली जाए या अन्य तमाम भर्तियां हो, कहीं ना कहीं उनमें भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। और अब एक ये नया मामला सामने निकल कर आया, जिसमें सामने आया कि 32 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने O लेवल का सर्टिफिकेट फर्जी लगाया था। तो आप समझिए इस बात को कि तमाम जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि अलग अलग विभागों में अभ्यर्थियों को चयनित करना है और उनको जिम्मेदारी से नौकरी पर लगाना है, तो आखिर सत्यापन में कहाँ कमी रह जाती है, चूक कहाँ पर होती है, क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक प्रारूप होता है। तो सवाल ये बड़ा खड़ा होता है विशाल, लगातार ये सवाल आता है कि आखिर वो अधिकारी क्या करते हैं जब सत्यापन की बारी आती है दस्तावेजों की। हालांकि इस पूरे मामले पर विशाल अब FIR दर्ज हो चुकी है और जो 32 अभ्यर्थी जो साल 2016 में समाजवादी पार्टी सरकार में चयनित हुए थे, उनका चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी, उनको विभाग से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल फिर बराबर वही बनता है विशाल कि आखिर वो अधिकारी क्यों सोते रहते हैं, वो अपनी आंखें क्यों मूंद कर रखते हैं कि जब भर्ती निकाली जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पूरे कॉन्फिडेंशियल तरह से भर्ती कराई जाती है तो कैसे जो पत्र है, प्रश्न पत्र हैं, वो लीक हो जाते हैं, कैसे भर्तियां निरस्त हो जाती हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सरकारें हैं वो जवाबदेही के तौर पर हमेशा खड़ी होती नजर आती रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें। बीजेपी के कार्यकाल में देखने को मिला कि तमाम ऐसी भर्तियां निकाली गई और उन भर्तियों में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो परीक्षा प्रश्न पत्र थे वो पहले ही लीक हो गए, लिहाजा भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में तमाम बड़ी संख्या में जो लाखों अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, तो उनका जो हजारों रुपया जो खर्च होता है उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी देनदारी कौन करेगा। तो ऐसे तमाम सवाल कहीं ना कहीं विशाल खड़े होते हैं सभी सरकारों की से और तमाम उन अधिकारियों पर कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो सम्मिलित होते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष तरीके से, पूरी पारदर्शिता से, और कहीं ना कहीं जैसा कि जीरो टॉलरेंस की बात प्रदेश सरकार करती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। हालांकि पारदर्शिता विशाल जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है और वो खामियाजा वो ऐसे भुगतते हैं कि भर्तियां निरस्त हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई एक फॉर्म है, अगर 400-500 रुपये का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को एक अभ्यर्थी फिल करता है, फिर वो पूरे महीने साल भर उसकी तैयारी करता है, फिर एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका एग्जाम सेंटर है तो कम से कम 400 से 500 रुपये खर्च उसको उस एग्जाम देने में आता है। और जब एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि परीक्षा ही निरस्त हो गई।
तो आप समझ सकते हैं कि विशाल उन अभ्यर्थियों पर क्या बीतती होगी जो तमाम तैयारियां करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और भर्ती निरस्त हो जाती है। और अब ऐसे में ये फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया कि सर्टिफिकेट ही फर्जी लगा दिया गया। तो इतना लंबा समय बीत चुका है विशाल, 2016 से अगर आप देखें तो आज 2025 हो चुका है। इतना लंबा समय बीतने के बाद अब अधिकारी जागे हैं, अब उनको समझ में आया कि जो 32 अभ्यर्थी थे उनका जो सर्टिफिकेट था फर्जी था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका तमाम उन अधिकारियों की भी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उस समय भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, जिनके अंतर्गत ये भर्ती कराई गई थी और जिन्होंने सभी सर्टिफिकेटों को सत्यापन किया था, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई विभाग को करनी चाहिए विशाल। एक चीज़ अनिकेत और भी है, मुझे लगता है एस एन सावंत इसी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं 5 साल के लिए। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है जैसे मुझे सूचनाएं हैं। पूर्व IPS की तैनाती को लेकर कैसे देखते हो? 5 जुलाई को मुझे लगता है प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, तब से वहाँ कार्यवाहक नियुक्त था। अनिकेत, विशाल सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो भर्ती विभाग बोर्ड जो बने हुए हैं, उनमें ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी की विभाग में अगर कर्मचारियों की कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करें, उसका पूरा नोटिफिकेशन तैयार करके सरकार को भेजें और ये बताएं कि कितने लोगों की आवश्यकता विभाग को है। हालांकि उस प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग बोर्डों में जो भर्ती प्रक्रिया वो की भी जाती है, लेकिन सवाल लगातार विशाल ये खड़ा होता है कि एक बड़ा पूरा प्रारूप होता है, बड़ी संख्या में उसमें बोर्ड के मेंबर होते हैं जो पूरी प्रक्रिया पूरा प्रारूप तय करते हैं और पूरा प्रश्न पत्र जो है वो पूरा तैयार किया जाता है। उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इतना कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद भी पूरी प्रक्रिया इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बाद अगर प्रश्न पत्र विशाल अगर लीक होता है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल, एक बड़ी चूक सामने निकल कर आती है। और बड़ा सवाल तब खड़ा ज़्यादा हो जाता है, बड़ा सवाल बन जाता है विशाल कि जब भर्ती हो, परीक्षाएं हो जाएं, एग्जामिनेशन हो जाए, चयन प्रक्रिया पूरी हो जाए, अभ्यर्थी चयनित हो जाएं, उसके बाद ये पता चले कि जो सर्टिफिकेट जो लगाए गए थे वो सर्टिफिकेट ही फर्जी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चूक किस लेवल पर, वो कहां पर हुई है और कितनी भारी चूक हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर विशाल खड़ा होता है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि ये और ये उन अभ्यर्थियों के लिए सबक है जो सोचते हैं कि मेरा रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हम फर्जीवाड़ा करेंगे तो हमारी नौकरी बहुत दिन तक चल जाएगी। सारिका हमारे साथ है। सारिका ने कुछ अभ्यर्थियों से बात भी करी। सारिका, आपने जब अभ्यर्थियों से बात करी, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। सरकार या प्रशासन को उतना ही ब्लेम कर सकते हैं जब जहाँ तक चीज़ें ठीक हो, लेकिन अगर हम अभ्यर्थियों की तरफ देखें तो इन लोगों ने भी तो, ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक बार फर्जी मार्कशीट या फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के नौकरी लेने का प्रयास किया। तो गलती तो दोनों तरफ से हुई है ना। उन्होंने सत्यापन सही से किया और इन लोगों ने सोचा कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के हम बहुत दिन तक नौकरी कर ले जाएंगे और 8 साल बाद ही उनकी नौकरी चली गई। मुकदमा हुआ वो अलग। विशाल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें अधिकारियों की और जो चयनित हो गए थे उन लोगों की इतनी गलती नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले से लेकर जो अभ्यर्थी है जो इतनी मेहनत करता है कि उसे रोजगार मिले, उसे सरकारी नौकरी का पद मिले, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। फिर चाहे वो फॉर्म भरने से लेकर हो, चाहे वो परीक्षा देने तक हो, और चाहे हर स्टेज पर उसे कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। वो एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाता है, दिन रात मेहनत करता है कि उसका चयन हो जाए, कहीं से कोई चूक ना हो ताकि उसका चयन किसी कारणवश रुक जाए। ऐसे में इस फर्जीवाड़े को लेकर मैंने स्टूडेंट से जरूर बातचीत करी थी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर इस तरीके के फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है उन पर भी अब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का साया जो है मंडरा रहा है और ऐसे में उनका जो भविष्य है वो अब बीच में लटकता हुआ उन्हें दिखाई देने लगा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने बातचीत करी थी। कई ऐसे स्टूडेंट है यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, SST की तैयारी कर रहे हैं, PCSJ की तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे ये चाहते हैं, स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसका उनको परिणाम मिले, उनका कहीं ना कहीं चयन हो जाए और कोई अच्छा पद उन्हें मिल जाए जिस पर वो तैनाती पाकर देश के लिए काम करे, अच्छे काम करे। लेकिन इस तरीके के फर्जीवाड़े जब सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट डरे हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट से मैंने बातचीत भी करी थी, उनके जो विचार थे वो भी मैंने अपने दर्शकों के साथ साझा किया था और कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट तो इस तरीके के हैं जिनका ये कहना है कि इस पर एक सख्त रवैया सरकार को अपनाना चाहिए। जिस तरीके से जो विभाग है वहां पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत से ऐसे विभाग है जिन पर पद जो है खाली पड़े हैं, आधे से ज्यादा पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। लगातार वो विभाग शासन को लेटर लिख रहे हैं कि उनके पदों पर लोगों का चयन किया जाए, वहां पर नियुक्तियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के चलते नियुक्तियां थमी हुई हैं, हो नहीं पा रही हैं।
इसके बावजूद भी जिस तरीके से परीक्षाएं ली जाती हैं साल भर में या फिर 2 साल में, जब नियुक्तियां आती हैं उनकी परीक्षाएं होती हैं, तो स्टूडेंट्स को एक आस जगती है कि इस परीक्षा में जरूर वो चयनित होंगे। जब वो परीक्षा देते हैं, जब वो स्कैन से बाहर निकलते हैं, तो उनको पता चलता है कि परीक्षा पेपर जो है निरस्त हो गया है, कहीं ना कहीं लीक हो गया है, तो इस कारणवश उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। एक तो ये मामला सबसे ज्यादा सामने आया है। दूसरा, अब जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया है तो लोगों की जो डिग्रियां हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा है कि हम जब चयनित हो जाएंगे और उसके बाद इस तरीके का फर्जीवाड़ा आएगा तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं चौपट हो जाएगा। तो ये जो डर है वो स्टूडेंट्स को लगातार दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो भी भर्तियां आए उनका बाकायदे, चाहे जितनी सरकार कोशिश करे कि पारदर्शिता लाकर उनको संपन्न कराया जाए, लेकिन अगर वो पारदर्शिता के साथ संपन्न हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्स बैठने के लिए जो पैनल होता है चेक करने के लिए, सत्यापन करने के लिए, उसको मजबूत करना चाहिए, ताकि जब सत्यापन हो डॉक्यूमेंट्स का तो फिर उनको तभी पकड़ा जाए कि किसका फर्जी है, किसका सही है, उसको ही परीक्षा में शामिल किया जाए। नियुक्ति पत्र तभी जारी होना चाहिए, उसके पहले उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अप्लाई करते हैं और वहां पर जब डॉक्यूमेंट्स आपका सही नहीं होता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो अब परीक्षा देने के लिए छात्र जाए तो उससे पहले जब उनका एडमिट कार्ड हो उसमें ही उसका सत्यापन कर लिया जाए कि उसके डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है। उसके बाद जब वो परीक्षा देगा तो फिर उसका रिटर्न परीक्षा भी हो जाएगी। रिटर्न परीक्षा के बाद जब उसका इंटरव्यू होगा तब फिर वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि हो जाएगी कि जब उसे पद पर चयन हो जाएगा तो फिर कहीं ना कोई फर्जीवाड़ा सामने नहीं आएगा, उसके जो सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं सही होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं और 8 साल बाद जिस तरीके से ये वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जो लेखाकार अभी तो विभाग दर विभाग मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूं, मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे जिन्होंने एक रिजर्व किसी की जो डिजर्व करते हो उनकी नौकरी अगर किसी ने खाने का काम ऐसे अभ्यर्थियों ने किया है तो एक खुली जांच, ओपन इन्वेस्टिगेशन कराकर इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद राय का रुख करूंगा। आनंद, 2016 में भर्तियां हुई, 17 में नतीजे आए और 8 साल तक किसी विभाग में फर्जी तरीके से काम करना, सरकारी धन को गलत तरीके से लिया, अर्जित किया उन लोगों ने, कि क्या क्या कर डाला, कितने फैसले कर दिए और 8 साल बाद उनकी नौकरी ही नहीं रही। इसको आप कैसे देखते हैं? और अभ्यर्थी के रूप में, क्योंकि आप छात्र नेता रहे, आपको पता है कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, वो किन परिस्थितियों में करता है। बिहार और प्रयागराज के छात्रों को हम लोग देख चुके हैं। अगर ऐसी चीज़ें होंगी, अब तो जो ओ लेवल की डिग्री सही भी मिल रही होगी तो उसको भी एक बार सत्यापित करना चाहिए। और ये अभ्यर्थियों के लिए एक सीख है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर मिल भी रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से तो उसका बाकायदा उसको सही तरीके से जांच ले, कहीं उनकी तरफ से कोई गलती आपकी नौकरी पर तो नहीं आ जा रही है। आनंद, देखिए, जो भी इस तरह के स्टूडेंट है जो फर्जीवाड़ा, इन पे तो गंभीर धारा लगा के इनको जेल भेजने का काम सरकार को करना चाहिए। और देखिए, करप्शन हर क्षेत्र में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करप्शन बढ़ता जा रहा है और करप्शन बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से ये रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट दूसरे का हक मार के नौकरी कर रहे हैं, जो कि उस लायक एलिजिबल नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, कम नंबर पाके केस बना के वो नौकरी तो हथिया लेते हैं, लेकिन दूसरे का भविष्य वो गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे छात्राओं के ऊपर एक नई नीति लाके इनको ऐसा दंडित किया जाए कि ऐसी घटना को अंजाम देने में ये लोग दोबारा ना सोचें। लेकिन अब सरकार किसी की भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि करप्शन बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए बस यही उपाय है कि इसको विधानसभा में, लोकसभा में एक नई नीति पारित करके उसमें सभी दल के लोग सहयोग करके एक नया बिल पास करके ऐसी योजना लाना चाहिए कि उसमें अच्छे
जो हमारे देश और प्रदेश के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। तो मैं आपके माध्यम से ही कहता हूं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। चलिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम आएंगे इसका प्रदीप सारंग का भी रुख करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। 32 लोग की फर्जी भर्ती हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप नारंग जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रदीप जी, सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि एक तरफ युवा वर्ग परेशान है कि रोजगार नहीं मिल रहा, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जहां समाज में युवा परेशान है, वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन करके नौकरी पाना बड़ा आसान है। कभी आप फर्जी फोटो लगा के चले जाइए। एक मैं खबर पढ़ रहा था कि एक प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी लाली लिपस्टिक और विग लगा के पहुंच गया पेपर देने, गिरफ्तार हो गया। तो ये बड़ा आसान हो गया है फर्जी वाला करना। प्रदीप जी। जी जी विशाल जी, ये मामला फर्जीवाड़े का है और इसमें 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो कि जो 8 साल बाद खुलासा हुआ है, इसमें ऐसी टेक्निक का सहारा लिया जा सकता है। अभी तमाम बातें हुई हैं कि ऑनलाइन हर चीज होती है। अब तो मार्कशीट ऑनलाइन होती है। तो ये तो जो ओ लेवल का मामला है, ये तो नेट और कंप्यूटर से जुड़ा मामला है, ये ऑनलाइन होना चाहिए। और इसकी जांच जो है, अभी जैसा कि एक पत्रकार ने कहा कि तत्काल हो जानी चाहिए। ये 8 साल नहीं लगना चाहिए। ये नीति ही बन जानी चाहिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी जारी करे प्रमाण पत्र, उसका ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि वेरिफिकेशन में फर्जीफिकेशन ना होने पाए। एक बात। दूसरा, सरकार चाहे समाजवादी रही हो, चाहे बहुजन रही हो, चाहे आज भाजपा की है, गिरोह सक्रिय रहते हैं, वहां तक ध्यान नहीं जाता है। हो न हो ये गिरोह जिसमें अधिकारी भी शामिल हों और बड़े माफिया शामिल हों, और वो इस तरह का माहौल बना करके पैसे लेकर के गुमराह करते हैं छात्रों को और अभ्यर्थियों को। इसके पहले एक मामला खुला था जेल विभाग का, और उसमें एक गिरोह पकड़ा गया था। पिछली सरकार की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन उसका असर इस सरकार तक आया कि उसमें एक अभ्यर्थी जो सफर कर गया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा हो गया, फर्जी कागज लगाने का। बाद में हाईकोर्ट ने भी माना कि उस अभ्यर्थी ने आवेदन के साथ वो फर्जी कागज लगाया ही नहीं था, और उसकी फिर नियुक्ति कर दी और फटकार अलग से लगाई, पुनः वेतन बहाली हुई। तो उसमें यह साबित हुआ था कि एक अधिकारी था जिसने अपने चहेते की नियुक्ति के लिए एक अन्य अभ्यर्थी को जो पार कर रहा था उस पर फर्जी कागज लगा दिया, और इस तरह से उसको अलग आरक्षण में दे दिया और नियुक्ति हो गई। तो ये तरह जो गिरोह शामिल हैं अधिकारियों के और लोगों के, माफियाओं के, इस पर भी नजर इस प्रकरण में भी जाना चाहिए। इतने स्तर पर 32, 64 ये फर्जी जो जारी हुए हैं, ये कोई ना कोई बड़ा मामला। एक बात। दूसरी बात कि अभ्यर्थी जो योग्य हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन जो हनन किए हैं वो भी अभ्यर्थी हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कैसे रोका जाए। नीतियां बहुत सी बनी हैं, कोई भी कार्यक्रम बना है उसको इम्प्लीमेंटेशन सही से हो जाए। ऐसा नहीं कि नए कानून की जरूरत है, मुझे नहीं लगता नए कानून की जरूरत, इसी को ठीक से देखा जाए। निगरानी नहीं हो रही है। कल भी मैंने कहा था किसी मुद्दे पर, आज भी मैं वही कहता हूं कि सरकार बदल जाती है लेकिन कारिंदे वही रहते हैं। उन कारिंदों में से जो विजन होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, उस विजन के अनुरूप उन अधिकारियों का सिलेक्शन करना होता है, ताकि वे उन सपनों के अनुसार उस देश का निर्माण कर सकें। हर व्यक्ति का सपना, विजन अलग होता है। इस सरकार ने कुछ अधिकारी अच्छे चयन किए, कुछ अभी भी वही काम कर रहे हैं जो पलीता लगा रहे हैं। माननीय योगी जी का जो सपना है स्वच्छ शासन का या चुस्त प्रशासन का, उस पर कहीं ना कहीं कालिमा आ रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल ये नहीं है कि वार्ता कर ली जाए, बहस कर ली जाए। हमारा प्रदेश कैसा बन रहा है, आज जो इंटेलेक्चुअल है हमारे प्रदेश का, देश के निर्माण में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए कोई ट्रैक ही नहीं है सही। वो ट्रैक कैसे साफ सुथरा हो, कैसे हर व्यक्ति बड़े बिना बाधाओं के अपनी योग्यता के आधार पर देश को अपने बौद्धिक क्षमता का, अपने हुनर का लाभ दे सके राष्ट्र निर्माण में, ये बड़ा मुद्दा है। आप योजना बना लेते हैं लेकिन वो युवा बीच में बाधित हो रहे हैं। कहीं घूसखोरी का मामला है, कहीं इस तरह का फर्जीफिकेशन का मामला है, कहीं पर्चा लीक का मामला है।
तो सवाल यह है कि कैसे वो योगी हो। अब बहुत जज्बा होता है नौजवान में जब नई नई नौकरी में जाता है, लेकिन वो ऐसे ही तमाम गड्ढों में उबड़ खाबड़ में पड़ करके फिर लास्ट में वो भी चौकोर हो जाता है। जो गोल था वो चौकोर हो जाता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, ये कब तक चलेगा। सरकार आज भाजपा की है, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेगी। देश तो हजारों साल का है। क्या ये हजारों साल तक चलेगा ये, या इसमें कुछ ऐसा सुधार आएगा। ये सुधार केवल कानून से नहीं होगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्वच्छता अभियान के लिए माननीय मोदी जी ने खुद झाड़ू लगाया, पूरे देश को मैसेज गया और सबने इस मुद्दे को स्वीकार किया। इस तरह से तमाम पहल की जरूरत है, सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, चैनल के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर भी। मैं देखता हूं जब भी बहस होती है केवल इसी चैनल पे, सभी चैनल पर वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, आरोप लगाना ठीक है, आपका वोट का मुद्दा है, आप आरोप लगाइए। मैं यहां ये भी कहता हूं कि अखिलेश जी के सरकार में भर्ती हुई, घोटाला हुआ, उसकी जिम्मेदारी अखिलेश पे आप डाल रहे हैं। तो भाजपा की सरकार में जो हो रहा है वो जिम्मेदारी भी कोई लेगा, बड़ा नेता माननीय मोदी जी, योगी जी, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो घोटाले हुए। फिर से एक हर बार चेक बार करते हैं। झेलना किसको रहता है? जनता को, आम जनता को। ये 5% 10% भ्रष्टाचारी लोग, उसमें कोई जात बिरादरी की बात नहीं हो रही, वर्ग की बात नहीं हो रही। जो भ्रष्टाचार जिनके रग रग में समाया है, वो जहां रहेंगे वो करेंगे, कदाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। उन 5-10% लोगों की चलिए प्रदीप जी, मैं रोकूंगा, मैं जरा आनंद राय का रुख करूंगा। प्रदीप जी, मैं रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मैं जरा, घोटालों की बात हो, फर्जीवाड़े की बात हो, नकल की बात हो, या फिर अपने चहेतों को नौकरी दिलाने की बात हो, तो आनंद राय आपकी पार्टी का नाम जरूर आता है। जी। अभी आप नहीं जुड़े थे तो हमारे श्याम सलोनी जी भाजपा नेता, उन्होंने भी ये बात कही। भर्तियों में अनियमितताओं का खेल क्या बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा? अगर लंबे समय तक चलता आया है, क्या इस देश में जो जिसका हकदार है उसको नहीं मिलेगा? पहले हम तो खैर स्पोर्ट्स, आनंद सुन तो लो, मैं कह रहा हूं ना, मैं तो स्पोर्ट्स खेलता था तो मुझे लगता था कि भाई जिसकी पैरवी हो रही उसी को हो रहा है। एक बार हमने भी पैरवी कराई तो मेरा नाम ही काट दिया गया। कह नहीं भैया, हमें नहीं पता था कि सेलेक्टर चेंज हो गए हैं, वो थोड़ा और एग्रेसिव थे, उन्होंने कहा जिसकी पैरवी आएगा सबसे पहले नाम उसी का कटेगा, तो उसमें हम बलि चढ़ गए। आजकल तो ऐसा है ही नहीं। मुझे लगता है सिर्फ पूरा आपकी रेफरेंस एकेडमी बन के रह गई है सारी जितनी भी है। मैं एक लौती ऐसी चीज नहीं है, मैं आपकी सरकार को नहीं कह रहा हूं, या आपकी सरकार जब थी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात नहीं, लेकिन ये दोनों दलों के लिए एक सोचने की बात है कि आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मुक्त पिछली सरकारों ने किया, भ्रष्टाचार किया उन लोगों ने, उसको हम लोग हटा रहे हैं, वो कचरा किया हम साफ कर रहे हैं। चलिए मान लिया आपकी बात, अधिकारी वही थे, आपके यहां पेपर लीक हुए इसी सरकार में, आपको ना चाहते हुए बहुत सी चीजें करनी पड़ी, आपने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब ये 32 तो गए, क्या इनकी जगह नए 32 भर्ती होंगे? इन बेरोजगारों की लिस्ट में एक लोग और पहुंच गए। और इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि एक यूपी SSS जैसे जो 1980 में बना था, ग्रुप डी और तमाम चीज़ों की नौकरी कराने की परीक्षा कराने के लिए, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि इतनी फेज को पार करते हुए मेरा एक जाली सर्टिफिकेट काम कर जाएगा? ये तो दोनों ही पार्टियों को सोचने की बात है कि आपकी सरकार कल को आनंद राय 27 में आ जाए तो आप भी परेशान रहोगे कि हम निकाले तो हम दोस्त पे किस पे मरे, उनकी सरकार पे, अपनी सरकार पे। आनंद जी, सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 12 से लेकर और 17 तक जो हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई और जितनी भी भर्तियां कराई, उसमें कोई एक पैसे का घूस नहीं चला और वो साफ सुथरी भर्तियां हुई। यही 17 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, सैकड़ों पेपर लीक हुए इस सरकार में, सैकड़ों नौजवानों की नौकरी दांव पे लगी हुई है। अभी शिक्षक भर्ती बोर्ड में पिछड़े दलितों का हक मार के किन लोगों को नौकरी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनका अधिकार उनको दे दीजिए। अभी तक उनका भी अधिकार कोर्ट कोई मानने वाली ये सरकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके अधिकारी बेलगाम हैं कि आपके अधिकारी आपके सुनते नहीं है। आप कहते हैं कि नया भारत, ऊर्जावान भारत, डिजिटल भारत, बहुत सारे भारत की हमने कल्पना सुनी, लेकिन उसमें से एक भी कार्य आज तक भारतीय जनता पार्टी के चल नहीं पा रहा है। अधिकारी मुख्यमंत्री के ऊपर हावी हो चुके हैं, वो जो समझा देते हैं वो हमारे नेता
योगी जी मुख्यमंत्री वही कार्य करते हैं। उन्होंने अपने नेताओं पर से भरोसा उठा लिया है, तो अपने नेताओं को भी नहीं सुनते हैं। हम तो कई मिनिस्टर जो अपने जानने वाले हैं, कभी कह दिया फोन करके कि मंत्री साहब हमारा ये काम देख लीजिए, तो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि इनका काम सुना ना जाए। बस वो कठपुतली बन के रह गए हैं। बहुत ही ऐसा नहीं है इस प्रदेश की हालत गंभीर है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है आनंद, ये सबके लिए बात, ये सबके लिए बात नहीं लागू है भाई। अब आप नहीं इसके पहले प्रदीप जी ने कहा कि घोटाला, तो मैं कहता हूं कि हमारे ही परिवार में 2 भर्तियां, एक शिक्षक की हुई, एक दरोगा की हुई, लेकिन उसमें एक भी पैसे का घूस नहीं चला, ना भी एक पैसे की पैरवी हम लोगों ने किया। सरकार में रहते ऑनेस्टली, सरकार में तो ऑनेस्टली नौकरी मिली, तो ये व्यवस्था योगी जी कब लाएंगे और पिछड़े दलितों का हक मार के उनके हक और अधिकार कब देंगे? जो लड़के रोड पे बैठ जाते हैं, जो धरने बैठ जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमारे सरकार में कोई भी धरना हुआ तो हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने या तो डेलीगेशन बना के या तो खुद जाकर मौके पर कि परेशानी क्या है बताओ, और उसका निवारण करने का काम करते थे। वो इस सरकार में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लड़के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आ रहा हूं श्याम जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आनंद जल्दी अपनी बात खत्म करो तो फिर मैं उधर चलता हूं। परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उनपे से लगाम हट चुका है, कमाई घट गई है, प्रति परिवार कमाई घट चुकी है। कमाने वाले कौन है? 1% वाले लोग हैं, जिनके पास 99% की आय है, और 99% लोग के पास 1% की कमाई बची हुई है। इस पे सरकार को जरूर देखना चाहिए। अडानी अंबानी से हटकर समाज में जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा परिचित होना चाहिए, और ये परेशानी तभी कम होगी जब हमारी कमाई बढ़ेगी। आप महंगाई बढ़ाइए, लेकिन हमारी कमाई को कब घटा दे रहे हैं, उसको खत्म कर दे रहे हैं, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और ऐसी सरकार का हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करते रहेंगे। चलिए बिल्कुल, जल्दी से जवाब दीजिए श्याम सलोनी जी। विशाल जी, आनंद राय जी क्या बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, डिबेट में बैठे हैं, दिमाग असमंजस का विषय पैदा कर दिया। समाजवादी पार्टी की फ्रीज हो गए श्याम सलोनी जी, लगता है मुझे। मैं फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। के यादवों को भर्ती करते हैं पुलिस में, उसके बाद इटावा को तीसरे नंबर पर शुक्राबाद को लेके आते हैं, उसमें भी रुपए मांगते हैं। आप जाकर के नगला गुलेल गाँव में पूछ लीजिएगा, वो लोग अगर ईमानदार होंगे तो अभी भी बताएंगे आपको। ये यादवों का कहना है जो आपके वोटर थे। जात पे आपने देखो, सुन लीजिए, आनंद राय अभी तो समय खत्म हो रहा है। श्याम सलोने जी, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, इस डिबेट में बैठ के जातिवादी बातें नहीं होंगी। एक विशेष वर्ग को अगर दिया गया तो आप लोग को भी यही आरोप लग रहे हैं, आप पर भी यही आरोप लग रहे हैं भाई साहब। बात यह है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है उसको कैसे खत्म करोगे? ये फर्जी वाले बढ़ते जा रहे हैं, आप अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए आपके हाथ बंधे हैं क्या? करिए जरा 2, 4, 5 पे कार्रवाई, अभी देखिए सब सही होने लगेगा। जितना दोषी अभ्यर्थी है उतने ही दोषी वो अधिकारी हैं जो सरकारों में रहकर ये सब काम करते हैं और करवाते हैं। आप जांच खुल के नहीं करा रहे। अभ्यर्थी 32 अभ्यर्थी थे, उनको सजा मिल गई, उनकी नौकरी चली गई, उन पर एफआईआर हो गई। जिन्होंने सत्यापित किया उस पर कब कार्रवाई होगी भाई? उस पर कब कार्रवाई होगी? अधिकारियों को मिलेगी तो अधिकारी, विशाल जी सुन लीजिए, अभी सजा उनको मिलेगी जो अधिकारी से लिप्त पाए गए जाएंगे। कब मिलेगी? कब मिलेगी? मंत्री शामिल होंगे। अरे कब मिलेगी? रहिए, जांच हो जाएगी, जल्दी आपके सामने आएगी। 1 हफ्ते बाद नहीं, 2 महीने बाद भी आपको कॉल करके पूछ लूंगा इस पे क्या हुआ, तो आपके पास जवाब नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको लिख के दे दूं, रिकॉर्ड पे बोलता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई पीठ पीछे नहीं कह रहा हूं। 2 महीने बाद भी आपको खुद नहीं पता होगा, आप खुद नहीं पता कर पाओगे।
उन मंत्रियों के नाम भी आ जाएंगे अखिलेश सरकार में जिन्होंने अपने चहेतों को ये तो आप बहुत दूर पहुंच गए, ये आप बहुत दूर पहुंच गए। आप, मैं कह रहा हूं सत्यापन करने वाला वो अधिकारी होगा ना, यूपी ट्रिपल एससी का, उस अधिकारी का नाम नहीं ले पाएंगे आप लोग, उस अधिकारी का नाम नहीं ले पाएंगे। आप कह रहे हो मंत्री जेल चले जाएंगे। बिल्कुल ये जाएगा। ये योगी भैया आदित्यनाथ जी की क्या सरकार बात है। करते हो आप? यहाँ पर कोई अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर इसके सकता है। पहले इसलिए यहाँ पर इसके पहले जो ईमानदारी की सरकार चल रही है, प्रदेश जानता है, प्रदेश जानता है, इसलिए सरकार को बार बार चुन करके लाते हैं, क्योंकि हम लोग या तो प्रदेश जानता है या आपके कुछ विधायक जानते हैं या आप जानते हैं। आप ही के कुछ विधायक कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। शासन योगी आदित्यनाथ जी का पहला काम है सुशासन लाना, और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई अधिकारी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो भी वही जाएगा जहां पर अभियुक्त जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ करने वाले कितने अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है, कोई आंकड़ा दे दीजिए। आप तो हर बार आते हैं सर। अभी तो सर ये जांच हुई है, आज रिजल्ट आया है इनका। अभी आप रुकिए, हफ्ता 15 दिन का समय दीजिए, जांच होने दो। एकदम से आपको मैं कैसे कह दूंगा, एकदम से कैसे कह दूंगा? अभी अरे आप 20 दिन ले लीजिए, 20 दिन बाद इस बात की गारंटी दीजिए कि अधिकारी जेल जाएंगे, उन पे FIR होगी। आप ये कह दो बस, आप इतना ही कह दो। जिनके दबाव में अधिकारियों ने काम किया, मैं कह रहा हूं मंत्रियों के घर भी दबिश पड़ेगी, जहां जिनके रहते ही विभाग में हुआ था, चाहे कोई मंत्री, ये बात आप मान लो, क्या तो ये होगा? तो अधिकारी ही नपेंगे। हाँ, जिन्होंने उन अभ्यर्थियों को, बेचारों को गुमराह करके उनसे पैसे वसूल कर उनकी नौकरी ले ली, उनका पैसा कम ले लिया और आज उनका जीवन बर्बाद कर दिया। ये बहुत गंभीर विषय है। जिन 32 लोगों से रुपया लिया है, न जाने कितनों से लिया होगा, अभी जांच चलेगी। अभी कई निशाने पर आएंगे। वो अधिकारियों ने उन मंत्रियों के दबाव में आकर के रुपया लिया है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वो अभियुक्त हो गए, उनका भी लाइफ खराब हो गया। जो ओरिजिनल जो सही विद्यार्थी थे वो भी बेचारे जॉब से वंचित रह गए। इसमें कई लोग नपेंगे, केवल अधिकारी नहीं नपेंगे। इसमें वो तत्कालीन सरकार, समाजवादी सरकार के वो मंत्री, वो नेता, वो उनके संगठन के जो लोग जिन्होंने दबाव में लिया होगा, जो परिवार वाले लोग जिनके मुट्ठी में रहती थी, शिवपाल यादव जी की मुट्ठी में रहता था पूरा प्रदेश। जो वो चाहते थे अधिकारी वो करते थे। IG DIG जो पुलिस की सिपाहियों की भर्ती करते थे, उनकी हैसियत नहीं होती थी कि वो ईमानदारी से सब अपना काम करा सके। वो लोग भी जो शिवपाल यादव जी लिस्ट बना के देते थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता लिस्ट बना के देते थे, वो उन्हीं को भर्ती करते थे, चाहे वो सही हो या नहीं हो। इसीलिए मायावती सरकार जब आई तो उन्होंने उनको कई पुलिस वालियों को बर्खास्त किया, जिसमें से कई बेचारों ने फांसी लगा ली, मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने खेत बेचे थे, उनको बहनों की शादी करनी थी। तो ये बात छिपी हुई नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो कृत्य थे वो उनको ले डूबेगी। और मैं फिर आपके चैनल पर स्पष्ट कर रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी की सरकार है। वो अधिकारी जिसमें लिप्त होंगे, बचेंगे नहीं, किसी हाल में नहीं छूटेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वो भी नपेंगे। लेकिन जिन नेताओं के दबाव में उन्होंने ये कार्य किया है, नेता वो भी नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। सोशल एक्टिविस्ट के पास चलूंगा, आऊंगा आनंद आपके पास आऊंगा। समय कम बच्चा, प्रदीप सारंगी जरा आप बताइए। बात वही है कि घोटाला नहीं था, जो माफिया सरगना है उसमें अधिकारी शामिल हैं, कुछ लोग शामिल हैं, उनके चेहरे बेनकाब करने के लिए क्या होगा। और मैं एक बात और कहता हूं, अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जेल गए हैं, ये एक आंकड़ा आना चाहिए। ये बार बार चाहे रोड का मामला हो, चाहे नकल का मामला हो, और यहां जब डिबेट होती है तो मुझे तो लगता है कि आनंद जी अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरने काम कर रहे हैं डिबेट के माध्यम से, और सलोनी जी अपने पार्टी के लिए बटोर रहे हैं। डिबेट में समाधान नहीं हो रहा, डिबेट में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी, यहाँ वोट की राजनीति नहीं है, यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो गिरोह जो आप बता रहे हैं, जिसके तौर पर मुझसे सहमत है, और वो गिरोह के लोग भी शामिल होंगे इस जांच में, सब आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी। वो गिरोह के लोग भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। चलिए जवाब लेते हैं, सपा से जवाब भी ले लेते हैं, सपा का पक्ष जान लेते हैं ना, इस पे सपा का पक्ष जान लेते हैं। चलिए आनंद राय जवाब दीजिए। जी, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, सैकड़ों पेपर लीक हुए, एक अधिकारी का नाम बता दीजिए जिस पे कार्रवाई हुई हो। एक अभ्यर्थी की नियुक्ति बता दो। देखिए जी, झूठ बात बोल के, कितने पुलिस वाले हुए, कितने सिपाहियों की नियुक्ति की आपने, आपको मालूम नहीं है। आप स्वयं एक विद्यार्थी रहे, जोर से बोल के आपकी बात सही नहीं होगी। इस समाजवादी पार्टी ने आप जैसी समाजवादी पार्टी में खड़े रहो, दिन में मुझे ताज्जुब हो रहा है। आनंद राय जी, आप ऐसा एक ऐसा युवा नौजवान
जो अपने भविष्य के लिए लड़ता है। अरे ऐसी झूठ पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बहुत झूठ बोल आपको चुके डर हैं क्या है? आप, मत बोलिए ईमानदारी से झूठ। आइए। जन 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 ईमानदारी से। प्रदेश की जनता सब देख देखिए, रही है। प्रदेश की जनता आप लोगों की तुलना मोदी करके करते नहीं भरोसा हो। से विधायक ये आपने खरीदते हैं, 32 परिवार बर्बाद कर दिए। आपको प्रदेश की एहसास नहीं होगा। भरोसा करती है। आपको झूठ एहसास नहीं बोलने होगा। वाले लोग हैं, परिवार आपके बर्बाद झूठ कर बोलने दिए। वाले लोग हैं, परिवार झूठ के बोलने आपने वाले जान ले लोग लिया। हैं आप। आपने हत्या की 32 परिवारों की। झूठ बोलते हैं आप लोग। आपने न जाने कितना रुपया लिया होगा। उनकी नौकरी चले गई, जितना पैसा उन्होंने लिया अरे, वो पैसा वापस एक- अच्छा, आप एक चीज है बताइए श्याम ना। सलोनी जी, आनंद रोकूंगा आपको। श्याम, आप एक चीज अच्छी कर रहे हो ना, आप अपने अधिकारियों पे नहीं बात कोई कर रहे हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो सपा ने क्या, उनके मंत्रियों ने अधिकारी दबाव में आ गए, अभी भी आप अधिकारियों का पक्ष ले रहे हो। हम बोल रहे हैं वो अधिकारी भी जेल जाएंगे जिन अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के दबाव में ये नौकरियां दी हैं, जो गलत काम किया है। वो अधिकारी बचेंगे नहीं। ये 32 परिवारों के भविष्य के साथ में ये काम हुआ है, जो कोई मजाक नहीं हो रहा है। और जानना भी कितने परिवार और होंगे ऐसे जिनको इन्होंने ठगा है। इनके पास काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ये रहा है। एक जरूरी बात इनका एक चलिए, आप दोनों लोग को रोकेंगे, आप दोनों लोगों को रोकेंगे हमारे साथ। मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा श्याम सलोनी जी, आपको बिल्कुल फाइनल कमेंट लूंगा। प्रदीप सारंग से भी डिबेट को क्लोज करेंगे। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। अरे एक जरूरी बात कि जो 32 अभ्यर्थी एफआईआर में आए हैं, उनसे वेतन की रिकवरी नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है। क्योंकि सरकार अपनी चूक माने, सरकार भले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट भी अपने सिस्टम की चूक माने, उनसे रिकवरी न ली जाए। लाखों लाख रुपए की रिकवरी करने पर पूरा परिवार भुखमरी पे चला जाएगा। हो सकता है उसमें एक आध। मैंने वही बात कही है कि इन्होंने 32 परिवारों की हत्या की है समाजवादी पार्टी में। उन तक क्या लगाइए आपका, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट चाहे वो हो चाहे ये हो। ये आरोप नहीं है, ये सत्य मुझे घटना में पाए गए हैं। अब इसमें आरोप कैसे कह सकते हो? ये तो सबूत आ रहा है कि 32 लोग फर्जी नियुक्ति हुई। अभी आरोप कहाँ है? किसकी सरकार की? सरकार की, समाजवादी पार्टी की। उन 32 लोगों को आश्वासन दीजिए कि उनसे वेतन की रिकवरी न हो, रिकवरी उनसे हो जो अधिकारी और माफिया सरगना ब्लेम्ड पाए जाएं। चलिए, देखना हो क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत तो- शुक्रिया प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम सलोनी आपका बहुत शुक्रिया, आनंद राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारिका अनिकेत जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे लखनऊ कानपुर से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में आज बात कर रहे थे जो 8 साल बाद यूपी SSC में लेखकारों की जो भर्तियां हुई थी उस पर बड़ा एक्शन हुआ। 32 लेखकार जो भर्ती हुए थे उनमें से O लेवल के फर्जीवाड़े का उजागर हुआ और उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। लखनऊ सदर कोतवाली में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और सेवाएं उनकी समाप्त कर दी गई। अब देखना होगा कि O लेवल, CCC, ये तमाम ऐसी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट होते हैं, इनको लेकर क्या कोई माफिया, क्या कोई रैकेट एक्टिव है जो ऐसी भर्तियों के लिए ये सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं। अब इस पर जांच का विषय ये है और आगे जांच में कौन कौन इसमें लिप्त पाया जाता है ये देखने लगे। फिलहाल जनहित में देखते रहिए K News India। नमस्कार।